आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। हो सकता है आज का प्रोग्राम देखकर आप में से कुछ को ये लगने लगे कि पीटीआई की मोहब्बत मेरे दिल में, मेरे जहन पर, मेरे कल्ब पर असरअंदाज हो चुकी है। ऐसे तमाम लोगों के लिए जिन्हें ये गलतफहमी आज के प्रोग्राम को देखकर लाहक होने वाली है, उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि कल का मेरा प्रोग्राम देखना ना भूलें। इस जिंदगी में अगर कोई एक अच्छा काम हो जाए तभी इंसान कहता है कि चलो उसके यहाँ आने का कुछ हक अदा हो गया। और यहाँ तो हमारी अपोजिशन ने इतना बड़ा तीर मारा है जिस पर पिछले पूरे हफ्ते कुड़ते हुए मैंने अपने दिन गुजारे। क्योंकि मेरा प्रोग्राम हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में होता है, इसलिए गुस्से को इतने दिनों तक जब्त करना बड़ा मुश्किल रहा। लेकिन बहरहाल आज अपने पहले प्रोग्राम में इस हकीकत का तस्करा करता चलूं कि पाकिस्तानी अपोजिशन ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए, इमरान खान अपोजिशन नहीं है, खुर्शीद शाह अपोजिशन है भाई, पाकिस्तानी अपोजिशन ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए एक ऐसा नादिर और नायाब, एक ऐसा नादिर शाही कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिससे पाकिस्तानी अवाम का कुछ ना कुछ भला तो जरूर हुआ है। वो तमाम अफराद, वो तमाम सियासी जमातें जिनमें बिलखुसूस नाम लिए लेता हूं ताकि उनको बुरा लगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो 10 साल तक इख्तिदार की हलवा खाते रहे, वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने 10 साल तक इख्तिदार की राहदारियों में मुझे और आपको भूल भुलैयों में घुमाया, जिन्होंने अपने दौर इख्तिदार में कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन बहरहाल अब वो अपोजिशन होने का काम इतनी जांफिशानी से अदा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम का कोई मसला अगर है तो वो इमरान खान का हेलीकॉप्टर में सफर करना है। इमरान खान साहब मेरे मामू के लड़के नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से जितने प्रोग्राम, जितना उनकी खींचातानी, उनके लोगों की खींचातानी मैंने की है, मेरा ख्याल है वो रिकॉर्ड पर है। ताहम यहां सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताता चलूं कि हजरात, जितना हेलीकॉप्टरों में आप लोगों ने घूमा है, जितनी प्रोटोकॉल्स को आप लोगों ने एंजॉय किया है, इमरान खान की तो अभी सिर्फ शुरुआत है। और मुझे या पाकिस्तानी अवाम को जाती तौर पर इमरान खान या उनके प्रोटोकॉल से कोई मसला नहीं है। अगर वो प्रोटोकॉल लेते हैं तो मेरी बला से, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वो डिलीवर कर पाते, दैट विल काउंट। आप लोगों ने 10-10 साल की अपनी बारियां ली। आपके कुत्ते का नाम भी इज्जत से लेना पड़ता है, इल्ला माज़ल्लाह तो वस्तगफार। आपके कुत्ते तक मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका हूं, यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए, आपको वो सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी, सारी वो ग्राफिक्स आपके सामने आ जाएंगी जिसमें आपके कुत्ते जो हैं वो अमरीकी बिस्किट खा रहे हैं, वो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में घूमते फिर रहे हैं। ये वो हजरात हैं जिन्हें कौमी खजाने का दर्द अब इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपोजिशन में, और जाहिर अपोजिशन का मतलब होता है एक सीधी लकीर को भी गलत साबित करना, टेढ़ा साबित करना। ये वो लोग हैं जो अपने पाए, मगज, नहारी और पता नहीं क्या क्या हेलीकॉप्टर पे, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं भाई मेरे, ये आ गया। ये वो लोग हैं जिनके हेलीकॉप्टर्स इसलिए मखसूस थे कि उनकी लज्जत कामो दहन का, उनके चटोरेपन का इलाज कर सके ये कौम। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, फेले बद खुद करें, लानत भेजे शैतान पर, और सोने पर सुहागा वो एंटिटी जो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड वन है, जिसे लोगों की दस्तार उछालने के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किया गया है। मैं बात कर रहा हूं हम जैसे एंकर्स की। मीडिया का एक मखसूस सेगमेंट इस कार खैर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ चढ़कर अपना रोल प्ले कर रहा है। मीडिया हेलीकॉप्टर को नहीं कहते भाई, इसमें हक व सदाकत के उन चैंपियंस का जिक्र करना, 70-30 हटा दो, फिर मेरे ख्याल है सोलो पे आ जाओ अगर नहीं है आपके पास या नहीं चल रहा है। इसमें हक व सदाकत के उन चैंपियंस का जिक्र करना ना इंसाफी होगी जो रोज रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कौम के गम में घुले जाते हैं। इनमें से अक्सर, तमाम नहीं, इनमें से अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने साबका हुकूमतों से मुख्तलिफ अदवार में प्लॉट्स या दीगर मराहत ली हैं, और ये वो भी जानते हैं और कुछ मुक्तदर इदारे भी। ये अलग बात कि उनके हवाले से कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की गई। उन लोगों के भी मजे आ गए हैं जो रिसर्च बेस्ड
किसी डायरेक्शन में एक बाकायदा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बजाय रात को 8 बजे मैं आपके प्रोग्राम में और 10 बजे आप मेरे प्रोग्राम में बैठ करके मैं आपकी और आप मेरी रोजी हलाल करवा रहे होते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैं बोर होने लगता हूं कि यार अभी तो ये 8 बजे यहां बैठा हुआ था, 10 बजे वहां बैठा हुआ है, अभी मैं आपका मेजबान था, कल आप मेरे मेहमान हो गए। कैन यू बिलीव? और चूंकि आप एंकर हैं, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो आप दूसरों को सुधार तो सकते हैं, दूसरे की क्या मजाल के जी आपको कुछ बता सके। यहां एक ऐसे मौसूफ का तस्करा करना इंतहाई अहम है जो अपने प्रोग्राम का इब्तिदाइया नबी और उनकी आल पर दुरूद के जरिए करते हैं और न जाने किन गमों में, पता नहीं अवाम के कौन से गमों का इलाज मरी की पहाड़ियों पर पता नहीं किस किस के साथ कर रहे होते हैं। डिटेल में जाऊंगा तो मेरे ख्याल है उनके मामलात कुछ खराब हो जाए। पिछले जमाने में लोग अगर झूठ बोलते थे, कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, तो उन्हें कम से कम कुछ तरद्दुद होता था, कुछ हिचकिचाहट होती थी। यहां तो अगर आप मीडिया का हिस्सा हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद उस मीडिया का हिस्सा हूं, तो आपके लिए कोई हद नहीं। ये वही मीडिया है जो पाकिस्तान में इदारों के साथ जो कुछ किया जा रहा था, इदारों की अगर कोई फुटेज है तो दिखा दो भाई, मैं इदारा नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल हूं। स्टील मिल है तो दिखा दो, वो नहीं है तो पीआईए दिखा दो। ये वो मीडिया है कि जो पीआईए के साथ जब एन गैन हो रहा था तो खामोश बैठा हुआ था। मैं तमाम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शुरू में कहा एक मखसूस सेगमेंट ऑफ मीडिया। ये वही मीडिया है जिसने अपने प्रोग्राम्स में उस वक्त उस जर्मन नज़ाद सीईओ का अजीब सा, पता नहीं अल्लाह मारेगा क्या नाम है, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है, उसका तस्करा करना तक इसलिए गवारा नहीं किया क्योंकि मामला शायद मफादात का था। मैं शायद का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान में पहली मर्तबा तारीख बनी पिछली हुकूमत में पीआईए का तैयारा गुम हो गया। किसके दौर में? अवाम के सबसे बड़े मसीहा जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ब्रैकेट खलीफतुल मुस्लिमीन। अपनी चप्पल कोई किसी को इतनी आराम से नहीं देता, साइकिल नहीं देता, और चूंकि अवाम के पैसों से आया हुआ तैयारा था, वो मेरे ख्याल जेब में डाल के ले गया। चौधरी निसार से पूछो तो वो इनका बताते हैं, फवाद हसन फवाद ले गया। फवाद हसन फवाद कहते हैं चौधरी निसार ने कर दिया। फवाद हसन फवाद को थंबू कर लिया, चौधरी निसार को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि उनकी रिश्तेदारियां किसी खास जगह पे। कैन यू बिलीव? ये है एहतसाब। ये सेगमेंट ऑफ मीडिया वो है कि जिसने मियां नवाज शरीफ की उस पुरतायुश शॉपिंग पर अपनी आंखें बंद रखी जो वो दिल के इलाज के बहाने लंदन में करते पाए गए थे, और इसका भांडा खुद उन्हीं के एक हामी मुल्क हिंदुस्तान के मीडिया ने फोड़ दिया। लंदन की महंगी तरीन शॉप्स में घूमकर वो पाकिस्तान के दुखी अवाम के जख्मों का इलाज ढूंढ रहे थे। इमरान खान का जहाज, नवाज शरीफ साहब साइकिल चला रहे थे, पैदल आते जाते थे, 80 गज के घर में रहते थे, वो टोपी सी करके, और वो और उनके बच्चे। मैंने सदर ममनून हुसैन से, इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, मैंने अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा था, आसिफ जरदारी के महल पर आपको एतराज है, नवाज शरीफ ने गन्ने का रस बेच करके अपना पैलेस बनाया है। उस पर वो मुस्कुरा पड़े थे। यूट्यूब पे टाइप कर लीजिएगा हॉट सीट आरफीन, जो मैं कह रहा हूं उसका सबूत मिल जाएगा आपको। तुम करो तो जायज, मैं करूं तो नाजायज, तुम करो तो हराम, मैं करूं तो हलाल। कौन सा पैमाना है ये, मेरी समझ से बाहर है। एक ऐसे ही मौसूफ है उनकी लिखे गए अजियतनाक कॉलम की कुछ लाइन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हुकूमत को आज 13 दिन हो चुके हैं। यूं महसूस होता है शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और गुलाम सरवर खान के अलावा इमरान खान के तमाम सियासी फैसले और सियासी तैनातियां गलत साबित हो रही हैं। आप देख लीजिए, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हो, वजीर आला KPK महमूद खान हो, वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान हो, वजीर रेलवे शेख रशीद हो, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हो, या फिर फवाद चौधरी के गूगल ख्यालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह हजीमत का सामना करना पड़ रहा है।
ये अल्लाह का खुसूसी करम है कि वफाकी काबीना और सूबाई काबीना के बाकी अरकान भी मीडिया में नहीं आए। ये ताहाल सकते के आलम में अपने घरों और दफ्तर में दुबक कर बैठे हैं। ये लोग भी जिस दिन बाहर आ गए, आप उस दिन शेख रशीद, उस्मान बुज़दार और फैयाजुल हसन चौहान की इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर कायदे आजम की जेब में चंद खोटे सिक्के थे तो आज कायदे आजम सानी की जेब भी खोटे सिक्कों से भरी हुई है और हर सिक्के पर आमिर लियाकत हुसैन जैसे लोगों की तस्वीर छपी है। ये वो मौसूफ हैं जिनसे नून लीग का कनेक्शन कोई अंधा भी बता सकता है। हम लेके कह रहा हूं, जिनसे नून लीग का कनेक्शन कोई अंधा भी बता सकता है। और आजकल बड़ा आसान है, आप किसी को भी किसी के प्रोग्राम में बैठे देखकर बाआसानी बता सकते हैं कि इसका ताल्लुक किस सियासी जमात से या इसको कौन इसके मामला सुधार रहा है। ये वो हजरत हैं जिनको दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और इस तरह के दीगर लोग नजर नहीं आए और अपने कॉलम के शुरू में लिखा है कि आज हुकूमत को 13 दिन हो गए, 5 साल इनकी आंखें बंद रहीं। इनके एक आर्टिकल का हवाला मैंने अपनी इसी जगह एक प्रोग्राम में किया था। हुकूमत को रास्ता दिखाते दिखाते इन्होंने अपनी एक कंपनी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अपनी एक कंपनी की सर्विसेज अपने एक कॉलम में बेच दी। ये वो हजरत हैं, ये हैं अवाम के मसीहा। ये वो लोग हैं जिन्हें नोडेरों में जियालों के साथ जो कुछ हुआ है, वो लूप है तो चला दो यार, लोग बोर हो रहे होंगे मुझे देख के। जियालों की दरखास्तों को पढ़े बगैर नोडेरो हाउस के बाहर फेंक दिया गया। ये वो जियाले थे जिन्हें बिलावल भुट्टो की तरफ से इशाइया दिया गया था और इन लोगों ने पोलिंग के फराइज सर अंजाम दिए थे। जब ये अपने फराइज की अंजामदही के बाद निकले तो पता चला कि पीपीपी क़यादत ने अपना काम कर दिया है और इनसे दरखास्तें लेकर कचरे में फेंक दिए। इसे कहते हैं जमहूरियत। कौन कहता है इसे? मौरूसियत कहते हैं। इसी के साथ यहां वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का अपनी बात की को। अगर आपको लगता है कि पीटीआई की हिमायत मेरे दिलो दिमाग पर सवार है, कल का इब्तिदाइया देखना मत भूलिएगा। यहां लेते हैं प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों को तारुफ आपसे कराऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन, सेकंड सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ बताता चलूँ कि हमारे अपने किए अमाल हमारे सामने आए हैं। डॉक्टर जरका हमारे साथ डीएसएनजी पे मौजूद होनी थी और मैं कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं कहना चाहता, इसलिए कि हमारे एंड पे गफलत हुई है। डीएसएनजी वहाँ नहीं पहुँची है, ऑन टाइम नहीं गई है। हम अपनी गफलत छुपाने के लिए उनको ऑडियो वीपर पे कवर करेंगे। डॉक्टर जरका को मिलाइए, लेकिन पहले मुझे आजिज धामरा साहब से बात कराइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आजिज धामरा साहब, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा अगर इंट्रो नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक सरप्राइज दूं एक सवाल की सूरत। सर, वो लोग जिनके कुत्ते बिल्लियां जहाजों में सफर करते फिरते हैं, उन्हें किस मुंह से अवाम की मसीहाई का जो है वो दावा बुलंद करना होता है? क्यों वो अवाम को एंटरटेन कर रहे होते हैं? कॉमेडी करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आरफीन साहब, मैंने आपका इंट्रो सुना और जिसमें मुझे तो लगा कि शायद आपने पीटीआई ज्वाइन कर के जितना गुस्सा एज हुकूमत पे होना चाहिए आपका उतना गुस्सा अपोजिशन के ऊपर गुजरा। आपकी अपनी मर्जी है, जारी है, अपनी पॉलिसी भी होती है चैनल की भी। मगर आपने जहां तक हेलीकॉप्टर की बात की तो देखें, जो पार्टी सबसे ज्यादा इन हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल और प्रोटोकॉल पर तनकीद करती थी, वो पार्टी अगर हुकूमत में आ जाती है तो उससे ज्यादा सवालात होते हैं बजाय उससे सवाल करने के। आपने अपोजिशन से सवाल कर दिए। देखें, सबसे ज्यादा अगर दौरे किए एज ए किसी पार्टी लीडर के, वो खान साहब ने किए हेलीकॉप्टर पे। और सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान की तारीख में आजाद अराकीन को खरीदने का जहां तक इल्जाम लगा, वो आजाद अराकीन जिसके लिए खान साहब कहते थे कि ये करप्शन का सबब बनते हैं आजाद अराकीन, उनको किसी रोड की गाड़ियों पे नहीं ले जाया गया। उनकी सारी मूवमेंट एक जहाज में होती रही और तरीन खान साहब जो है वो सारी खरीदो फरोख्त एक जहाज में करते रहे, क्योंकि वो पार्टी जो ज्यादा तनकीद करती थी इन अमाल पे, वो अब तनकीद और सवालों के जद में आ चुकी है। नंबर दूसरी बात कि वो प्रोटोकॉल के खिलाफ बात करते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर पंजाब का प्रोटोकॉल जो है वो आपके चैनल दिखा रहे हैं। आपका गुस्सा उन्हीं चैनल के ऊपर है, वो अपनी जगह। उनके वहां के वजीर इत्तलात जो है वो गालियां देते फिरे। आपकी नजर में आज तबसरे के लिए वो भी नहीं था। मगर उसके बाद उनका जो सीनियर मिनिस्टर है अलीम खान, अगर वो नैबज़दा हो तो आपके आज के बहस में वो भी चीज नहीं थी। जहां तक कुत्तों की बात है,
बड़ा अच्छा होता आरफीन साहब के आपने जो फोटेज दिखाए हैं यहाँ पे, शेरू कुत्ता बहुत बड़ा मशहूर है खान साहब का, उसकी पूरी पार्टी में और मीडिया में मशहूर है उसका, क्योंकि उनकी इंटरफेरेंस उनके, अब मुझे बात पता नहीं करनी चाहिए या नहीं चाहिए, उनके पार्टी की सीनियर क़यादत हालांकि तमाम इख्तलाफात जो हैं उनका कुत्ता बनता है शेरू, और खान साहब कहते हैं कि नहीं मैं उससे हाथ नहीं उठाऊंगा, और वो आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसी प्रोटोकॉल में उनके साथ रहता है। तो मेरे ख्याल में तबसरा करने में मुझे कोई इख्तलाफ नहीं कि अपोजिशन की पार्टी पे तनकीद की जानी चाहिए, मगर जहां तक कुत्तों की बात होती है तो आप खान साहब के शेरू कुत्ते को मिस कर रहे हैं। कहीं आपसे नाराज ना हो जाए पीटीआई वाले कि आपने हमारे कुत्ते का जिक्र नहीं। सर कुछ कुत्ते हैं जिन्हें फॉर द टाइम बीइंग मैंने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं मैं फर्दन आऊंगा। अच्छा, डॉक्टर जरका मौजूद हैं या नहीं, ताकि मैं अपनी नौकरी पक्की कर लूं। भाई मुझे ये ताना दिया आजिज धामरा साहब ने कि मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर जरका अगर हैं तो उन्हें मिला लीजिए, क्योंकि वो भी सिटिंग एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पीटीआई का कोई मरकजी रहनुमा अगर मिल रहा है, मिस कॉल दे दो, शायद वो कॉल बैक करें और मेरी तकदीर का खोटा सिक्का भी चल जाए। आजिज धामरा साहब, सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ने की गुस्ताखी की थी और उसमें एक जय्यद कॉलम निगार ने यह लिखा है कि हुकूमत को आए हुए 13 दिन हुए। सर क्रीज पे नया बैट्समैन आता है ना, 2 ओवर्स तक तो उसकी सिट्टी गुम होती है, उसको पता ही नहीं होता बारात जा कहां रही है। आप कह रहे हैं कि 10 साल का, और मेरा गुस्सा, अच्छा मेरा गुस्सा ये नहीं है कि मुझे आपकी पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ माली मफादात नहीं दिए थे, मेरा गुस्सा इस बात पर भी नहीं है कि दिल पे क्यों ली है मेरी बात, इसलिए कि मैं चोर नहीं हूं ना सर। मेरी बात दिल पे क्यों ली है आपने तबसरा किया, मैंने उससे बात की, आप दिल पे क्यों ले रहे हैं? अच्छा दूसरी बात, इसमें उन्होंने आमिर लियाकत साहब का नाम लिया। मैं एक बात इब्तिदाइया में कहना भूल गया था, आमिर लियाकत की जितनी मजम्मत मेरे ख्याल है मैंने की है उतनी शायद किसी और ने नहीं की। बल्कि मैं यहां ऑन एयर ये भी बताता चलूं कि इस प्रोग्राम से पहले मेरा इरादा यह था कि मैं सोलो करूंगा आमिर लियाकत से, लेकिन चूंकि उनके दिन फिर गए, उनके अच्छे दिन आ गए, तो उन्होंने एक पीए रख लिया, और वो पीए इतना पीए हुआ था कि उस पीए ने उनको मेरे हत्थे नहीं चढ़ने दिया, और उसने ये कहा कि वो कौम की तामीर और तरक्की के लिए मुख्तलिफ फांदेबाजियों में मसरूफ हैं। तो इसलिए आमिर लियाकत का तो किस्सा मुक गया। यह मुझे बताइए सर कि मैंने पीटीआई ज्वाइन की या नहीं की। मैं पीपल्स पार्टी आज के इस प्रोग्राम के बाद ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। मुझे ये बताइए सर, ये आसिफ अली जरदारी साहब 80 गज के मकान में रहते हैं? बनी गाला के मकान पर बाद में आऊंगा इस सवाल के जवाब के बाद। कल एक बहुत मशहूर और मारूफ जय्यद एंकर ने यह बताया है, मुझे नहीं पता था उस प्रोग्राम से पहले, कि बिलावल हाउस के आसपास के 46 बंगले जबरी तौर पर या रजामंदी से, इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे मुत्तहिदा नहीं 90 पे सब कुछ खरीद लेती थी, आप समझ रहे होंगे सब कुछ खरीद लेती थी, तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भी किया है। सब कुछ समझ रहा हूं। तो सर आप समझदार हैं, इसीलिए तो आपको सोलो चला रहा हूं इतनी देर से। अच्छा, तो आपके ख्याल में सर ये मुझे बताइए, इन सब बातों से मैं क्यों अपनी आंखें मूंद लूं, क्या वजह है? दरका साहिबा को मिला दो अल्लाह के वास्ते भाई। मेरे भाई देखें, इससे पहले आपने जो हेलीकॉप्टर की बात की, आपने डिफेंड किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो हेलीकॉप्टर में क्यों ना आए, मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि खान साहब तो वो लीडर हैं जो किसी पोजीशन में नहीं थे, मगर केपी का एक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और वो केस नेब में चल रहा है। वो हेलीकॉप्टर के इस तरह शौकीन थे, अब मुझे उससे इतराज नहीं है कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर वो क्यों चढ़ रहे हैं, अब तो उनका प्रोटोकॉल है, वो चढ़ सकते हैं। मगर बात मैंने इसलिए क्लियर की, जहां तक आपने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात की कि 80 गज के मकान में रह रहे हैं, आपने कहा कि बनी गाला की बात बाद में आएगी। वो लीडर या वो पार्टी जो तब्दीली की दावेदार हो, जिनका लीडर जो है वो इंतहाई सादगी की बात करे, जो कराची में आके बानिए पाकिस्तान, मतलब पुराने पाकिस्तान पे इतना गुस्सा कि वो बानिए पाकिस्तान की मजार पे आना भी गवारा ना करें, हालांकि वो हेलीकॉप्टर बनी गाला और प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कायदे आजम की मजार पे ना आए। और आपके आज के मौजू में शायद वो इंपॉर्टेंस बात ना हो, बेशक ना हो, मगर जहां तक आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, देखें आरफीन साहब, इस मुल्क के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं जिसने 12 साल अपनी जिंदगी के जेल में काटे। मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ मुखालिफ हुक्मरानों ने उनके खिलाफ 12 रेफरेंसेस दाखिल किए। इस कौम के अरबों रुपए उन रेफरेंसेस में गए, जिसमें जनरल मुशर्रफ का दौर भी है, नवाज शरीफ का दौर भी है और फारूक लगारी का दौर भी है। आपने केस चलाए, जरदारी साहब ने पाकिस्तान
नहीं छोड़ा था। वो पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद थे, वो बरी हो गए। और वो आसिफ अली जरदारी साहब थे जिनके लिए उस वक्त के हुक्मरान जस्टिस कयूम को फोन करते हुए अपनी पसंद की सजाएं दिलाने के लिए, वो ऑडियो आज भी मौजूद है, वो आप क्लिप चला सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर उन इल्जामात के जिद में हैं, वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में उन इदारों के सामने पेश हो रहे हैं जो इल्जामात लगा रहे हैं। अगर आपके पास 80 मकान या 60 मकानों के कोई प्रूफ होता तो आप यकीनन मैं आपको दावत देता हूं कि वो आप एक प्रोग्राम कर लें, उसमें बताएं कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द ये 60 मकानात हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के हैं। वो अगर आप चला लेते तो शायद मुझे डिफेंस करने की पोजीशन में भी मैं न रहता। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, आपने जी तो तकरीर की है, मैं उससे बहुत यानी इंस्पायर भी हुआ हूँ और आपने जाहिर है अपने तौर पे बड़ी मैंने आपकी तकरीर से बहुत कम तकरीर की है। अच्छा सर, अब आप दिल पे ले गए। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये, हालांकि मैंने पूछा नहीं था लेकिन आपने खुद ही पता नहीं क्यों इसका जवाब दे दिया, तो मैं अब सवाल किए लेता हूँ फॉर्मली। ये खबर बता रही है अनवर मजीद ने वादा माफ गवाह बनने के लिए FIA को इंदिया दे दिया, जिसके बाद कराची में उनके ग्रुप के, ओमनी ग्रुप के दफातर खुलना शुरू हो गए। अगर ऐसा हो गया तो फिर कौन कहां मिलेगा और कौन कहां नहीं मिलेगा? आप समझ रहे होंगे मेरे जज्बात। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जहां तक अनवर मजीद के वादा माफ गवाह बनने की बात आप इशारा कर रहे हैं, देखें इस मुल्क में कोई भी किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता है, मगर इससे पहले भी मैं 2 अफराद का नाम ले लेता हूं। आसिम, डॉक्टर आसिम जब जेल में थे तो यही खबरें आपकी ही के प्रोग्रामों की जीनत बनते थे कि आज डॉक्टर आसिम जो हैं वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, कल बन रहे हैं, परसों बन रहे हैं, इस तरह की कहानियां सुनते रहे। शर्जील इनाम मेमन जो है वो आज बन रहे हैं, कल बन रहे हैं। ये ख्वाहिशें हैं जरूर और हर ख्वाहिश पे दम निकले। अगर अनवर मजीद साहब वादा माफ गवाह, अच्छा सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि जो मैंने शरपसंदी की थी, सर मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि जो मैंने पहले शरपसंदी की थी जिसपे आप बाकायदा एहतजाज भी रजिस्टर करा चुके कि जियालों की दरखास्तों को, नहीं मैंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं मैं कर रहा हूं ना सर, अलाउ मी टू से दैट। अच्छा, जियालों की दरखास्तों को पढ़े बगैर नोडेरो हाउस के बाहर फेंक दिया गया, जिन बेचारों ने अपनी मेहनत की और आपको यहां तक पहुंचाया, आपके ख्याल में उनको मेहनताना मिलना मुनासिब नहीं था? क्या वजह थी कि उनकी दरखास्तें उन्हीं के सामने, बल्कि उनके पीठ पीछे फौरी तौर पर उनको कैश पेमेंट कर दी गई, कचरे की नजर कर दी गई? आरफिन साहब, आप बिलावल हाउस के सामने जिन दरखास्तों का जिक्र करते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके प्रोग्राम का फोकस सिर्फ पीपल्स पार्टी है, मगर मैं सर आप यकीन जानिए, ये सर आप यकीन जानिए, ये मेरी प्रोडक्शन टीम का भंड है, मेरी कोई खता इसमें नहीं है। मैंने 1+3 डिजाइन किया था जी, मैं करूंगा, मैंने 1+3 डिजाइन किया था, हुकूमत उसमें मौजूद होती, राना अरशद मौजूद होती। मैं जवाब दे रहा हूं जी सर, आपने सवाल किया, मैं जवाब। देखें, मैं इस मुल्क के नौजवान, चलो आज की दरखास्तों का इल्जाम पीपुल्स पार्टी के ऊपर लग गया, मगर इस पाकिस्तान के नौजवान 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली पार्टी के आप कैलकुलेशन करें, 5000 पर डे नौकरियों से ज्यादा बनता है। 13 दिन में जितनी नौकरियां बनती हैं वो कहां जाए जिससे वादा किया गया था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे पर डे के हिसाब से। सर बहुत आपने यकीन कीजिए, वो पार्टी क्या वो कहते हैं, चलो वो पार्टी बंद कर दिया। उनसे भी सवाल कीजिएगा सर, ब्रेक पे जाना है, आजिज दामरा साहब सवाल करें, आजिज दामरा साहब ब्रेक पे जाना है। लेकिन पता है क्या, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, क्योंकि मेरी हो चुकी है, घर में नई दुल्हन आती है ना सर, तो वो बेचारी वो ठुमकने में और वो पता नहीं क्या क्या अदाएं दिखा रही होती है, उसमें उसको टाइम लग जाता है। तो वो खीर पकाने वाली क्या वो होती है, उसमें भी उसको जो है ना 7 दिन तक जहमत नहीं देते। 13 दिन में आप 5000 नौकरियां मांग रहे हैं, थोड़ी ज्यादती है मेरा ख्याल है। लेकिन मैं आपसे दोबारा कहूंगा सर, कल का प्रोग्राम मेरा आपने मिस नहीं करना है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि मैंने PTI न ज्वाइन की है, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। और दोबारा मैं रिट्रीट करूंगा, ये मेरी प्रोडक्शन टीम का बनता जो आपने मुझ पे लगा दिया कि मैं सोलो पीपल्स पार्टी के ऊपर फोकस कर रहा हूं। हालांकि मैंने ये डिजाइन किया था 1+3, जिसमें राना अरशद साहब हमारे साथ होंगे और जिसमें डॉक्टर जरका ने हमारे साथ होना था। अनफॉर्चुनेटली वो उसका हिस्सा नहीं बन सके। यहां वक्त हुआ नाजरीन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आऊंगा तो कोशिश करूंगा कि अपने उयूब को, बल्कि अपने प्रोग्राम के उयूब को थोड़ा सा छुपा सकूं।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह ताला इंसानों के ऐब छुपाने पर आ जाए तो वो छुपा ही देता है। फाइनली मैं भी अपने प्रोग्राम का ये ऐब दूर किए देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है फाइनली डॉक्टर ज़रक़ा, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम, आजिज़ धामरा साहब से मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो गुफ्तगू रही पहले सेगमेंट में, बल्कि सेकंड सेगमेंट में। पहला सेगमेंट तो मैं खुद ही बुकराती कर रहा होता हूँ और उसमें मैंने उसकी उजरत ये पाई है कि आजिज़ धामरा साहब ने मुझे कहा कि मैंने बाकायदा PTI ज्वाइन कर ली है। हालांकि उस इंट्रो की इख्तितामी लाइन ये थी कि जिन लोगों को ये लगता है कि मैं PTI के इश्क में मुब्तला हो चुका हूँ वो कल का इंट्रो देखना ना भूलें। तो ये मुझे बताइएगा कि ये 13 दिन की जो आपकी हुकूमत है, आपके ख्याल में इसमें आपने चांद से तारे तोड़ के लाने थे या 13 दिन में आपने पता नहीं क्या करना था? आजिज़ धामरा साहब को मुतमईन कैसे करेंगे आप? जी, बात यह है जी कि मेरा ख्याल है 13 दिन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर और हमारी हुकूमत ने जो कर दिखाया है ये तो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर आप सिर्फ फॉरेन ऑफिस ने जो शाह महमूद कुरैशी की लीडरशिप के अंडर जो फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान के अचीव किया है ये अमेजिंग है। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की अक़वामे आलम जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं उनमें एकदम इतनी इज्जत हो जाएगी। और यहाँ तक कि जो गुस्ताखाना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का दौरानिया बहुत कम रह गया है तो इसलिए मैं बार बार अपनी बुकराती जारी रखूंगा। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने फ्रांस के जो सदर हैं, अजीब सा नाम है, मैं नाम लूंगा तो शायद आगे पीछे हो जाए बात, आपके ख्याल में इस तरह से तो कोई किसी की नौकरी की दरखास्त भी रद्द नहीं करता। और अगर इतनी जल्दी अक़वाम आलम में हमारा कोई मकाम पैदा करने में तुल गए आप लोग तो हम कहाँ रह जाएंगे? आप कहाँ रह जाएंगे? आप एक खुद मुख्तार मुल्क के नाम से जाने जाएंगे। आप सॉवरन स्टेट का अपना जो स्टेटस है वो दोबारा से पा रहे हैं। आप देखें किस तरह यहाँ रेल पेल लग गई है, हर मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, यानी एक को जल्दी है दूसरे से जल्दी पहुंच जाए। तो ये तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है और हमें तो 2 नफल हर पाकिस्तानी को पढ़ने चाहिए कि मैडम, इससे पहले कि आजिज़ धामरा साहब नफिल पढ़ने चले जाएं, लोगों के ये मुझे बताइए कि आप जो बता रही हैं उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दुबई में शिफ्ट हो गया हूं मैं। हालांकि मैं तो कराची में ही प्रोग्राम करने बैठा था अपनी दानिश में। क्यों आप शिफ्ट हो भाई? आप दुबई में अपने मुल्क की धरती देखते हुए दुबई किस लिए आप जा रहे हैं? ये आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने हमारा ये हाल किया था। अच्छा, इसका मतलब है मेरी नौकरी यहाँ से भी मारी गई। मैंने इतनी एक तो चमचागिरी की आज के प्रोग्राम में। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आजिज़ धामरा साहब आप बताइए सर। नहीं, आप मेरे आंसू कैसे पूछेंगे? दोबारा से हमने उसकी ग्लोरी देनी है। जी आजिज़ धामरा साहब। देखिए आरफीन साहब, मसला ये कि आपने कहा कि आजिज़ धामरा को कैसे मुतमिन करेंगी। मसला 13 दिन में 2 MNAs की आवाज आपको आई। इनके अपने मेंबर जो हैं इनकी पॉलिसियों से अदम एतमाद कर रहे हैं और मायूस हो रहे हैं। अपोजिशन, मेरा ताल्लुक जाहिर है अपोजिशन से है, अगर मैं अपोजिशन करूंगा तो उस पर नाराजगी होगी कि 13 दिन में आप क्यों कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल यह है कि आपने नैबज़दा लोगों को दूर रखने की बात की, आपकी कैबिनेट में नैबज़दा लोग मौजूद हैं। आपने बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की मज़ार पर हाजिरी नहीं दी 13 दिन में। कोई फासला नहीं है, किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। जहाज हेलीकॉप्टर आपके पास मौजूद है, वो अभी आपको ऑफिशियली मौजूद है, आप कराची आ सकते हैं। मगर जब आप कराची खुद किसी पार्टी मीटिंग के लिए आएंगे तो आप हाजिरी देंगे। तो इस तरह के सवालात अपोजिशन जरूर उठाएगी। मगर बात यह कि आपके अपने MNAs की आवाज जो है वो आ रही है। नूरुल आरफीन साहब, इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि PTI पे तनकीद जो है हुकूमत पे अपोजिशन का काम है कि हम तनकीद करें। मगर जब अपने ही लोग 13 दिन में मायूस हो जाएं तो उनके सवालों के जवाब जो है वो कहाँ मिलेगा और किसको मिलेगा? बिल्कुल दुरुस्त है मैडम। मेरे पास बहुत ही मुख्तसर वक्त है, मुख्तसर तरीन अल्फाज में मुख्तसर तरीन सवाल थ्रो करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि बोलता बहुत हूं मैं। ये मुझे बताइए, आमिर लियाकत ने कहा है कि इमरान खान को नहीं मुझे वोट पड़े थे, क्या फरमाएंगी? देखिए जी, बात यह है कि तहरीके इंसाफ और खान साहब खास तौर पे एक जमहूरी इंसान है और ये जमहूरी पार्टी है। जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि इसमें लोग अपने दिल की आवाज बोल सकते हैं। अगर आमिर लियाकत को कोई ऐसी बात महसूस होती है तो जरूर बोले। एक दफा PTI के टिकट के बगैर इलेक्शन लड़के देखे ना, फिर पता चलेगा कितने वोट उनको पड़े। यानी कि तो बात तो सारी ये हुई। लेकिन मैं तो पर्सनली बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। अगर कोई लोग उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो पार्टी के अंदर
प्रोड्यूसर, आप यकीन जानिए प्रोड्यूसर दुश्मन हुआ है, पता नहीं क्यों। आपको एक तो लिया भी इसने देर से, और यहां पे भी मुझे उसने कह दिया वाइंड अप करने के लिए। आजिज धामरा साहब, मैडम, आपका बेइंतहा मशकूर हूं कि आपने मेरी हरकतों को बर्दाश्त किया, मेरी चर्ब जुबानियों को आपने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक, बल्कि कमर्शियल ब्रेक क्यों, मैं तो वाइंड अप करना है। इसी के साथ वक्त हुआ प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।